नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट आ चुके हैं और 3 पार्टों में लगभग हमने इस चैप्टर का आधे से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर काफी बड़ा है और इस चैप्टर के पूरे 5 पार्ट आएंगे। ये चौथा पार्ट अभी आप देख रहे हैं और उसके 3 घंटे 4 घंटे के बाद में हम इसका 5वां पार्ट भी अपलोड कर देंगे। और आज ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले जिन लोगों ने इसके आए हुए 3 पार्टों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने तीनों पार्ट के वीडियोस दे दिए हैं और साथ ही साथ प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी। आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 6 से लेकर के 9th तक के आए हुए अभी सभी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके बाद में 12th तक ही कंप्लीट की जाएगी, तो 12th तक के सारे वीडियोस आगे आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। और हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने, कई लोग हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर हमको एनसीईआरटी के नोट्स दे दीजिएगा, आप सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड करें। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप पर आपको हमारे सारे एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल उठता है प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दी। वहां पर इंटरेस्टिंग पोस्ट हम डालते रहते हैं, तो जरूर एक बार फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और इससे पहले 3 पार्टों में जो चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा, हल्का सा थोड़ा रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आगे हम अपना चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा। इसमें हमने देखा कि भारत में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह ये सभी पाए जाते हैं। और उसके बाद में हमने इन सभी इस भौतिक स्वरूपों के कारण भी पढ़े थे कि आखिरकार ये जो अनेक प्रकार के भौतिक स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, इनका कारण क्या है, ये कैसे बने। ठीक है, इसके बाद में हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ा। ये पार्ट 1 में ही हमने पढ़ा था और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बल पर ही हमारे देश का निर्माण हुआ। हमारे देश के अलावा जो हमारा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से ही बनी है। ठीक है, और अगर हम साफ तौर से कहें तो पहले हमारे पास पूरी पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर हुआ करता था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप और महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। ठीक है, तो ये आपको पार्ट 1 में पढ़ने को मिल जाएगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर हमने गोंडवाना भूमि को डिस्कस किया, तेतीस सागर को डिस्कस किया। तेतीस सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हमने भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, देखिए भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण 6 प्रकार से किया गया है। भारत में 6 प्रकार की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं। इसमें हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिस्कस कर लिया, इसका पार्ट 2 में डिस्कस किया था। और पार्ट 3 में हमने उत्तरी मैदान को डिस्कस किया और पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद में ये जो पठार वाला एरिया भारत के कितने भाग में फैला हुआ है, इसमें कितने ऊंचाई तक के पर्वत होते हैं, मतलब पठार पहाड़ियां टाइप की हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला पार्ट जो आपको मिलेगा यानी पार्ट 5 में हम भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि हिमालय पर्वत जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक निर्माण काल के आधार पर और एक नदियों के आधार पर। ठीक है, तो निर्माण काल के आधार पर और नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण हमने किया। निर्माण काल के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण ये 4 भागों में किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 ही पार्ट दिए गए, तो हमने केवल 3 ही पढ़े। चौथा पार्ट जो कि पहला है वो ट्रांस हिमालय एक और आता है। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने नदियों के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके बाद में हमने हिमालय पर जो ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं उनको भी यहां पर डिस्कस किया। इस पर कई बार कई सारे प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना भी बनी रहती है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था उत्तरी मैदान को। ठीक है, तो उत्तरी मैदान का वीडियो कल ही आया था, परसों आया था जी। उत्तरी मैदान में हमने डिस्कस किया था कि भारत में कितने प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। दरअसल अगर देखा है तो भारत में 3 मैदान, एक पंजाब का मैदान है, एक गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और हमने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया ये जो आपका मैदानी क्षेत्र मिलता है इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर पहले गड्ढे हुआ करते थे, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर गर्ज बन गए थे, गड्ढे बन गए थे, कई सारे गड्ढे थे और धीरे धीरे हिमालय पर्वत से नदियां उन्होंने इन गड्ढों को भरा और इसके बारे में हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो भाई जब भी आप किसी देश में घूमने के लिए जाते हो, सपोज दैट कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो हमारे देश यानी इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले वो इंडिया के बारे में क्या जानेगा? वो यही जानेगा कि भाई इंडिया की राजधानी क्या है, इसके बाद में हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के नियम कायदा कानून क्या है, यानी कि इंडिया के बारे में बेसिक नॉलेज वो पहले इकट्ठी करेगा। तो भाई अगर हमको प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ना, इसको डीपली समझना है अंदर तक, तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज हमको होना अति आवश्यक है। तो बेसिक नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट रखे हैं जो कि आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्रदान करेंगे। इसके बाद में हम डीपली 0 से लेकर के 100 तक यानी कि एडवांस लेवल तक के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। पहले हम पढ़ देते हैं, फिर आपको मतलब अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में हम आपको क्लियर समझा देंगे। जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना, ये गोंडवाना भूमि से के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इस पहाड़ी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। ये तो हो गई किताबी भाषा, ठीक है, जो कि आपने समझ ली। अब हमारी भाषा में समझिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, सबसे पहले आप प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीप का अर्थ समझिएगा। प्रायद्वीप का अर्थ होता है ऐसा देश या फिर ऐसा द्वीप जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। अब अगर हमारा भारत देखोगे तो भारत इधर तरफ मिलता है आपको, भारत का ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में ये अरब सागर मिलता है, पूर्वी भाग में आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है, बे ऑफ बंगाल, और आपको जो इधर वाला यानी दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में आपको मिलता है हिंद महासागर। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस वजह से हमारा भारत देश क्या है? हमारा भारत देश एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, हमारा भारत देश एक प्रायद्वीप है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार भाई जब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और ये पठार वाले एरिया है, ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहा जाएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल। देखिए पठार की विशेषता होती है, जितने भी पठार वाले एरिया होते हैं इनका जो ऊपर वाला सरफेस होता है एक मेज के समान फ्लैट होता है। यानी कि जैसे आप पर्वत देखते तो पर्वत ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, कहीं ऊपर उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है, लेकिन जितने भी पठार होते हैं वो अगर ऐसा जाएगा तो ऊपर फ्लैट होगा, फिर ऐसे आएगा। यानी ऊपर वाला जो एरिया होता है पठारों का ये एकदम फ्लैट होता है, मेज के समान होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है जो कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। समझिएगा, देखिए हमने आपको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में दोनों में हमने आपको बताया था कि भाई जो हमारा भारत देश है ये कैसे बना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था? हमारी पृथ्वी के पास में केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही महासागर था। तो जो महाद्वीप हुआ करता था वो था ये, इसका नाम था पैंजिया महाद्वीप, और एक ही महासागर था जो कि था ये, इसका नाम क्या था? पैंथालासा महासागर। देखिए बार बार हम इन चीजों को इसलिए बताते हैं क्योंकि हम बार बार नाम ले रहे, जैसे पैंजिया हो गया, पैंथालासा हो गया, तो इससे आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। हर पार्ट में मैंने इस टॉपिक को एक बार डिस्कस जरूर किया ताकि आपको इसके नाम याद हो जाएं। ठीक है, तो जो आपका पैंजिया महाद्वीप था, ठीक है, जो आपका ये पैंजिया महाद्वीप है, इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर लावा पाया जाता है और लावा में लगातार संवहनी धाराओं की वजह से गति होती रहती, तो लावा में गति होने की वजह से ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये जो आपका पैंजिया महाद्वीप था ये 2 पार्टों में डिवाइड हुआ, और ऊपर वाला जो पार्ट था इसे कहा गया यूरेशिया या फिर अंगारा भूमि कहा गया। नीचे वाले पार्ट को क्या कहा गया? इसे कहा गया गोंडवाना भूमि। ठीक है, तो हमारा भारत देश जो है ये गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा है। जब ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है, तो ये जो भाग था ये उधर चलने लगा और ये वाला भाग इधर चलने लगा, और बीच में क्या हुआ? एक महासागर का निर्माण हुआ और इसे कहा गया क्या? तेथिस सागर। इसे तेथिस सागर कहा गया। ठीक है, फिर जो 2 पार्ट थे, ठीक है, ये जो 2 पार्ट थे इन 2 पार्टों में भी विभाजन होना शुरू हो गया। ठीक है, इन 2 पार्टों के भी कई हिस्से निकले, और ये जो आपका नीचे वाला भाग था गोंडवाना भूमि से ही हमारी इंडियन प्लेट यानी भारतीय जो प्लेट है ये निकल कर आई। ठीक है, और ये जब भारतीय प्लेट इससे अलग हुई थी तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये आपकी मकर रेखा हो गई। तो जब गोंडवाना भूमि से भारतीय भूमि अलग हुई थी तो ये मकर रेखा पर थी।
कहां पर थी? मकर रेखा पर थी। और ये धीरे धीरे आज से 71 मिलियन साल पहले यहां पर थी, और फिर धीरे धीरे ये हर साल 16 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक गति करती है, हर प्लेटें, ठीक है, हर प्लेटें 16 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक की गति करती है। तो धीरे धीरे गति करते करते ये यहां पर पहुंची, और फिर आज ये देखिए ऐसे ऐसे गति की इसने, ठीक है। और आज हमारी जो भारतीय प्लेट है वो कहां पर है? कर्क रेखा में है, कर्क रेखा में आती है, और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो भाई जब इसने गति करना प्रारंभ किया तो ये किधर तरफ बढ़ी? अब जब इसने गति करना प्रारंभ किया तो जो ऊपर वाला भाग था, यानी कि जो पेंजिया महाद्वीप जो दो भागों में डिवाइड हुआ था, इसमें जो ये वाला भाग था, ठीक है, जिसे यूरेशिया कहा गया, ये भी दो भागों में डिवाइड हो चुका था। इधर वाले को यूरोप कहा गया था और इधर वाले को कहा गया था नॉर्थ अमेरिका। तो यूरोपियन प्लेट से जाकर के हमारी भारतीय प्लेट टकराई, और जब यूरोपियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ? यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है कि यहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हमारा भारत देश जो है इसका निर्माण हुआ था, हमारा भारत देश अलग होकर के आया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत देश है ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, यानी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, जो हमारे पूर्वज था, ठीक है, हमारा पृथ्वी का जो सबसे पहला महाद्वीप था उसी का एक हिस्सा है। और गोंडवाना से भूमि से टूटने के बाद एवं अपवाह के कारण, यानी बहते बहते ये बना है, यहां पर आया, ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है हमारा जो भारत देश है, ठीक है। भारत देश में जो प्रायद्वीपीय पठार है, और हां एक चीज और याद रखना, जब हमारा भारत देश मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गति कर रहा था तो इसमें कई सारे भूकंप आए, ठीक है, कई सारी ज्वालामुखी फूटी, ठीक है। जो ज्वालामुखी फूटी वो यहीं पर फूटी थी, यहां पर, ठीक है। जितने बीच में ज्वालामुखी फूटी वहां पर क्या हुआ? पठारों का निर्माण हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी क्या करती है? ज्वालामुखी जब फूटती है तो ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, और लावा कितने प्रकार का होता है? लावा होता है दो प्रकार का, एक लावा होता है अम्लीय लावा, दूसरा होता है क्षारीय लावा। तो हमारे यहां पर जितनी यहां पर ज्वालामुखी फूटे थे यहां पर, ठीक है, तो वहां पर क्या क्षारीय लावा निकला था, जिसे बेसिक लावा कहा जाता है, बेसाल्टिक लावा कहा जाता है, ठीक है। और जब लावा निकला तो लावा निकलने के बाद में अग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, यानी वहां पर चट्टानें बन गई, और चट्टानें जो थी वो धीरे धीरे उनका रूपांतरण होने लगा, ठीक है। आपने देखी होगी भाई, काफी समय तक अगर किसी चीज को रख दो, ठीक है, कई अरबों खरबों साल तक अगर वो चलता रहेगा तो उसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। ऐसे जब यहां पर अग्नेय शैलें आई तो इनका अपर्दन हुआ, इनका रूपांतरण हुआ, और आज यहां पर अगर आप देखो तो काली मिट्टी के रूप में ये मौजूद है, ठीक है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ठीक है। और इस पहाड़ी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां मौजूद है। तो भाई अगर आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय पठार में कई सारी आपको चौड़ी चौड़ी घाटियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, छिछली घाटियां देखने को मिलती है, गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ये सब यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, इस पठार को मुख्यतः आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा मिलता है आपको दक्कन का पठार, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर आप मध्य उच्च भूमि को देखोगे तो इसमें इसको चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, और चौथा मिलता है आपको छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और दक्कन के पठार की अगर बात की जाए तो इसे 6 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने? 6 पार्टों में। इसमें आपको एक मिलता है मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है, जिसे मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, ठीक है। पठार को हिल्स कहते हैं, ठीक है, पठार जो होता है, ठीक है, पठार को कहा जाता है प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है, और पहाड़ी को हिल्स कहा जाता है। तो दूसरा मिलता है आपको उत्तर कचार पहाड़ी, तीसरा मिलता है आपको गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद में पूर्वी घाट मिलता है, पश्चिमी घाट है और दक्कन ट्रैप है। देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिखाए गए मध्य भाग में मध्य उच्च भूमि में आपको 4 मिलते हैं और दक्कन के पठार में 6 मिलते हैं। ये दक्कन के पठार में पाए जाने वाले 6 प्रकार की क्या है? पठार हैं ये, ठीक है, पठार है। और मध्य उच्च भूमि यानी जो ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पर पाए जाने वाली ये 4 पठार हैं, ठीक है, और नीचे पाए जाने वाली ये दक्कन के पठार के ये 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो इन एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने ये तो जान लिया कि भाई इतने ये पार्ट हैं, लेकिन एक बार इसका मैप आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। अब भाई माइंड में मैप को सेव कैसे करेंगे? तो भाई ये आपके सामने मैप दिया गया, मैं इसी मैप में इन सभी को एक एक करके आपको बताता जाऊंगा, और आप एक बार आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, और एक हल्का सा मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और
जैसे मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूं, आप उसी प्रकार से ड्रॉ करते जाइए ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर आप अपने पेन से या फिर पेंसिल से कॉपी में एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपके माइंड में ये सेव हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आइए इधर चलते हैं। तो ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप है। अब इसमें हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या हम समझाते हैं, पहले मध्य उच्च भूमि में जो 4 आपको पठार देखने को मिलते हैं इसको समझते हैं। देखिए यहां से एक नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के उत्तर वाली जो भूभाग है यहां पर आपको मध्य उच्च भूमि मिलती है, और यहां पर जितने भी पठार हैं वो सभी मध्य उच्च भूमि के ही भाग हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो बहती है वो यहां से बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी ही दक्कन का पठार और उच्च मध्य उच्च भूमि जो है इन दोनों का डिवाइडेशन करती है। ठीक है, तो ये आपको मिलता है मालवा का पठार। ये जो पठार, ये मालवा का पठार है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मालवा का पठार है, सबसे पहला पठार। दूसरा आपको मिलता है बुंदेलखंड का पठार, यहां पर ये। ठीक है, ये है बुंदेलखंड का पठार। तीसरा मिलता है आपको बघेलखंड का पठार, ये है। और चौथा छोटा नागपुर का पठार, ये। ठीक है, ये चीजें तो आपके समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक और डिवीजन है, उस चीज को समझिए। ये तो भाई इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ये आपकी एक कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये एक बॉर्डर लाइन है। ये एक बॉर्डर लाइन है जो कि आपको 2 पार्टों में डिवाइड करती है। नीचे वाला जो एरिया ये है, ठीक है, ये यहां पर आपको जो पठार मिलते हैं ये दक्कन के पठार कहे जाते हैं। ये दक्कन का पठार है। ठीक है, ये दक्कन का ही पठार है पूरा। ये कर्नाटक का पठार आप कह सकते हैं, ये तेलंगाना का पठार कह सकते हैं। ये आपका दक्कन का पठार है, इसको दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो भाग है ये उच्च मध्य भूमि का हिस्सा है, जिसमें आपको 4 प्रकार के पठार देखने को मिलते हैं। अब इसके थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, जो बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अब अन्य प्रकार की पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। यहां पर एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसे कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो ये पश्चिमी इसका बॉर्डर लाइन है। अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर आपको पठार देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहां पर एक नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के उत्तर साइड यानी इधर साइड, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर साइड क्या है, यहां पर एक विंध्य श्रेणी है। ठीक है, विंध्य श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी इसकी कौन सी दक्षिणी सीमा है। ठीक है, दक्षिणी सीमा है, यानी विंध्य श्रेणी इधर की दक्षिणी सीमा बन गई, और इधर ये जो कौन सा है अरावली पर्वत श्रेणी इधर की सीमा बन गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बुंदेलखंड, मालवा और छोटा नागपुर का पठार, ये तीनों यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में बघेलखंड का पठार भी यहीं पर इसी के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, यहां पर कौन सी श्रेणी है, यहां पर है विंध्य की श्रेणी। ठीक है, और यहां पर कौन सी श्रेणी है, यहां पर श्रेणी है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली श्रेणी से कहा जाता है, ज्यादा ऊपर तक नहीं है, यहां तक है। ठीक है, और ये जो आपका मैदान है ये उत्तर का मैदान है। ठीक है, ये उत्तर का मैदान आ जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी दक्कन के पठार की। ठीक है, दक्कन का पठार ये भी इंपॉर्टेंट है, और नहीं बताएंगे तो आपको कि लो भाई कहां चले गए, बताया नहीं। ठीक है, दक्कन का जो पठार है ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, ये ऐसा आता है। ठीक है, और ऐसा जाता है। ठीक है, ये इधर से आया। ठीक है, यहां पर जो तो डिवीजन हो जाता है, ये ऐसा था, और यहां पर बिल्कुल पतली सी लाइन गई है, बिल्कुल पतली सी। ये आपका आ जाता है क्या, यहां पर आपको मिलता है ये बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश के बाद में ये थोड़ा सा शिलोंग का पठार जो है इसके साथ में कनेक्ट करता है। अब आप कहोगे कि भाई अगर दक्कन का पठार ये है तो भाई यहां पर कैसे मिला जा करके। भाई हम ये तो मान सकते हैं ना कि भाई अगर हमारा कोई यहां पर रहने वाला इंडिया में, तो इंडिया का कोई भी भाई सगा संबंधी जब तक पाकिस्तान या फिर कहेंगे अमेरिका गया नहीं है, तो अमेरिका में इंडिया के व्यक्ति का संबंध कैसे हुआ। सपोज दैट कि भाई कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, ठीक है, और अमेरिका के किसी व्यक्ति के साथ में उसका रिलेशन है, तो रिलेशन तो तभी होगा ना जब इंडिया के कोई व्यक्ति अमेरिका गया हो, या अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडिया में आया हो जिसने इनके साथ में एक संबंध स्थापित किया हो, तभी तो रिलेशन होगा। लेकिन जब यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई आपका दक्कन का पठार ये है, ठीक है, दक्कन का पठार आपका ये हो गया, और ये शिलोंग का पठार ये भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, और बीच में आपको मिलता है बांग्लादेश, तो भाई ये इसका हिस्सा कैसे बना। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, समझिएगा। जब हमारी पृथ्वी जब हमारा जो भारत देश है, जब हमारी इंडियन प्लेट है इधर से गति कर रही थी, ठीक है, मकर रेखा से और कर्क रेखा की ओर गति कर रही थी, ठीक है, यहां से यहां की ओर जा रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहीं पर था, ठीक है, तब ये जो वाला भाग था ये इसके टच में था, ठीक है, ये इसके टच में था। लेकिन जब ये जाकर के ऊपर यूरोपियन प्लेट से टकराई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ, इतने बीच में एक गर्ज टाइप
का बन गया था, यानी यहां पर गड्ढे टाइप के बन गए थे और ये जो पठार था टूट करके उधर चला गया था। ठीक है, लेकिन जब पर्वत से यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला से नदियां आई तो नदियां अपने साथ में अवसाद लेकर के आई और उस अवसाद ने इस बांग्लादेश का यहाँ पर निर्माण कर दिया। और ये पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, भारत का हिस्सा था। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब ये पाकिस्तान के हिस्से में था। ठीक है, और उसके बाद में ये अलग हो गया तो बांग्लादेश यहां पर अलग बना है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहां पर क्या हुआ था, जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट टकराई तो यहां पर गर्ज का निर्माण हुआ, यानी कि गड्ढे का निर्माण हुआ। और जब हिमालय पर्वत से नदियां बहकर के आई तो उन्होंने इसे भर दिया और यहां पर एक देश का निर्माण किया। ठीक है, और ये जो शिलोंग ए पठार है इसे क्या कहा जाता है जानते हो? जो हमने आपको दक्कन का पठार भी पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, और दूसरे नंबर पर था उत्तर कचाड़ पहाड़ी, और तीसरे नंबर पर था गारो खासी तथा जैंतिया। ठीक है, तो तीनों यहीं पर पाए जाते हैं, तीनों यहीं पर पाए जाते हैं। शिलोंग का जो पठार है इसी को आप मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कह सकते हैं, ये इसी का दूसरा नाम है शिलोंग का पठार। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलती है उत्तर कचार पहाड़ी यहीं पर। ठीक है, मैप छोटा है लेकिन देश में अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर आपको गारो खासी जयंतियां, ये गारो खासी और जयंतिया, ठीक है, तीनों देखने को मिलती है। लाइन बार है पश्चिम से पूर्व की ओर, जी हाँ ऐसा ही, इधर गारो है, फिर इधर खासी है, फिर इधर जयंती है। ठीक है, तो तीनों है यहां पर। अभी एक मिनट, ऊपर वाले मैप में ये दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो, इधर गारो है, फिर इधर खासी है, फिर इधर जयंतिया है। ठीक है, और यहीं पर इतने ही बीच में यहीं पर क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बहकर के आ रही है और यहां से नदियां बहकर के आ रही तभी इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये बांग्लादेश है और ये जो था पहले इसी का हिस्सा था, ये यहां पर कनेक्टेड था और जब इसका निर्माण हुआ तो ये टूटकर उधर चला गया था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको तीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो है यहां पर, हाँ तो देखो यहां पर हमने मेघालय कार्बी एंगलोंग को देख लिया जो कि यहां पर है, इसके बाद में उत्तर कचार पहाड़ी को देख लिया जो कि वो भी यहां पर है, और गारो खासी जयंतिया वो भी यहीं पर है। इतने ही बीच में ये तीन चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्कन ट्रैप, इसको समझिएगा यहां पर। ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो भाई हमारा, हमने अभी आपको बताया था जो हमारे देश में पठार पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी ने क्या कर दिया, दो पार्टों में विभाजित कर दिया, मध्य उच्च भूमि को और दक्कन के भागों, यानी मध्य वाले इलाका का अलग पठार बता दिया और इधर वाला इसे एक त्रिभुजाकार पठार का निर्माण, यहां पर ये त्रिभुजाकार पठार है, इसको दक्कन का पठार का। ठीक है, दक्कन के पठार के तीन भाग तो आपको यहां पर मिल गए, बचे हुए तीन भाग में से एक जो आपका है पूर्वी घाट, ये रहा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, यहां पर भी पठार पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी ये बाउंड्री लाइन टाइप की यहां पर पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट में आपको पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में भी पठार हैं। ठीक है, और दक्कन ट्रैप आपके सामने ये रहा, दक्कन ट्रैप कहो या फिर आप दक्कन का पठार कहो, ये पूरा। ठीक है, दक्कन ट्रैप ये पूरा है। ठीक है, अब इसी को आप ऊपर वाले मैप में अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, ये आप देखो, ये क्या है, ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ये और ये रहा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इसमें सबसे बड़ा एक फर्क ये है कि जो पश्चिमी घाट है ये समांतर है, यानी कि ये एक लाइनर, इसमें ये कटा फटा नहीं है, टूटा नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां जैसे कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी है, महानदी है, कावेरी नदी है, इसने इनके बीच में, ये इनके बीच से निकली और बीच से निकलने की वजह से बीच में क्या किया कि बड़े बड़े लाइन टाइप की बना दी, यानी काट दिया, इनको बीच से काट दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये असतत हैं, यानी कटे फटे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये पठार है वो एक ऐसा मतलब ऐसे कह सकते हैं, बीच बीच में नदियां निकल गई तो बीच बीच में कट गया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का, ये आपका पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये आपका मिलता है दक्कन का पठार पूरा। ठीक है, ये आपको दक्कन का पठार देखने को मिलता है जिसको आप दक्कन ट्रैप कह सकते हैं। तो ये रही हमारी देसी भाषा में पूरा एक्सप्लेनेशन मध्य उच्च भूमि का और दक्कन का पठार का। अभी पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेना आपको अब बचा है। ठीक है, तो अब एक एक करके पहले मध्य उच्च भूमि को डिस्कस करेंगे जो किताबी भाषा में दिया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई यहां पर ये चीज है। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं को समझिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। अब इसको आप यहां पर समझिएगा, इस मैप में समझिएगा। ठीक है,
क्या लिखा था वहां पर, दिया गया था कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। किसका पठार? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग। अगर आप नर्मदा नदी देखोगे, ठीक है, तो नर्मदा नदी कहां पर है? ये देखो, ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी निकल गई, ठीक है। और नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि नर्मदा नदी का उत्तर वाला ये वाला एरिया है, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ, मतलब उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, ये मालवा पठार है। और मालवा पठार के अधिकतर भागों में जो पठार फैले हुए हैं, ठीक है, जो भी पठार फैले हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ये मध्य उच्च भूमि का भाग है, यानी इसके क्षेत्र में जितने भी पठार फैले हुए हैं ये, ठीक है, ये किसके भाग हैं? ये मध्य उच्च भूमि के भाग हैं, ये बताया जा रहा है। दूसरी लाइन लिखी थी कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में और सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर में अरावली से घिरी हुई है। अगर आप देखो विंध्य श्रृंखला कहां पर है? ये है, ठीक है, तो ये, और इसके बाद में अरावली श्रृंखला, ठीक है, तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो हैं ये घिरी हुई है, अरावली से घिरी हुई हैं। एक मिनट, हाँ, अरावली श्रृंखला जो है और जो विंध्य श्रृंखला है, ठीक है, इन दोनों से क्या है कि जो सतपुड़ा, एक मिनट, विंध्य श्रृंखला कहां पर है? ये, ठीक है, और दूसरी मिलती है सतपुड़ा श्रृंखला, ये रही। इसके बाद में तीसरी मिलती है आपको अरावली श्रृंखला, जो कि है, कहा जा रहा है कि विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला और अरावली श्रृंखला, इन तीनों श्रृंखलाओं से जो मध्य का ये भाग है, जो आपको मध्य उच्च भूमि मिलती है, मध्य उच्च भूमि में मिलने वाले जो पठार है वो इनसे घिरे हुए हैं, ठीक है, ये यहां पर बताया, उत्तर पश्चिम में अरावली से ये घिरे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे, ठीक है, तो विंध्य श्रृंखला इसके बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और इसके बाद में नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों के बीच से निकलती है, ठीक है, यही इन दोनों में पार्टीशन कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों लाइनें थी, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्या बता रहा है। अगला बता रहे पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में जाकर के मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, इसके बाद में मिलती केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार में इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं, ठीक है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण। देखिए जो यहाँ पर दिया गया है इसको एक बार हम पढ़ देते हैं, ठीक है, और आप भी एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद में हम अपने मैप में एक्सप्लेन कर देंगे जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। चलिए ये जो था आप एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए बाद में देख लेना, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, जो यहां पर दिया गया, ठीक है, मैप है, जो मैप में इन सभी चीजों को समझते हैं। क्या कहा गया था? कहा यह गया है कि पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। यानी जो भी ये आपका, देखिए ये आपका राजस्थान वाला भाग आ जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, जो ये आपका पठार है यहां पर जाकर धीरे धीरे मिल जाता है, यहां पर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये भारतीय मरुस्थल है और मरुस्थल में जाकर के धीरे धीरे जाकर मिल जाता है, यहां पर समाप्त होता है। आप देख रहे हैं यही इसका बॉर्डर लाइन है, जो अरावली श्रृंखला है ये इसका बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इसके बाद में इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां, जैसे चंबल नदी हो गई, ठीक है, चंबल नदी के बाद में दूसरी नदी यहां पर आपको मिलती है, एक सिंध नदी है, एक बेतवा नदी है, एक केन नदी है। कौन सी नदी है? एक सिंध नदी है, एक बेतवा नदी है, एक केन नदी। चार नदियों को वर्णन यहां पर किया गया है, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी। एक ये जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही। तो अगर आप देखोगे, आप अगर यहां पर देखोगे तो एक चीज आपको मिलेगी कि ये सारी नदियां इधर से इधर की ओर जा रही हैं, यानी कि ये आपका मिल गया दक्षिण वाला भाग और ये मिल गया पश्चिम वाला भाग, ठीक है। ये है आपका उत्तर वाला भाग और ये मिलता है आपको पूर्व वाला भाग, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखो ये ठीक है, ये आपका है कौन सा? उत्तर, ठीक है। ये आपका है कौन सा? पूर्व। ये आपका है पश्चिम और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। नदियां ऐसी चल रही हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो नदियां चल रही हैं दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। और नदियां कैसे बहती हैं? ऊंचाई से नीचाई की ओर बहती हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका ये वाला एरिया है, यानी यहां पर जो पठार पाए जा रहे हैं, इसमें दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचाई है और उत्तर पूर्व की तरफ ढलान है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो कहा गया है कि इस प्रकार आप इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसका आप आकलन लगा सकते हैं। डेफिनेशन दी गई थी कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन
दक्षिण पश्चिम से यानी इधर और इधर से, ठीक है, यहां से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है, यानी इस क्षेत्र में जो ढाल है ये दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ, यानी ऐसी यहां पर नदियां बहती हैं। तो ये वाला इलाका इसका ऊंचा है, उधर तरफ ये ढलान है इसकी, ठीक है। तो आप यहां पर ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि इसके क्या दर्शाती है, ये मध्य उच्च भूमि पश्चिम। और हाँ, एक और चीज यहां पर मिलती है, एक और चीज दी जा रही है, वो ये है कि जो मध्य उच्च भूमि है ये पश्चिम में चौड़ी यहां पर, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आप जाओगे तो आप देख रहे हो, ठीक है, ये इधर तरफ जाते जाते ये क्या है कि यहाँ पर संकरी होती जाती है, यानी चौड़ी से यहाँ पर पतली होती जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक है, ठीक है, ये और यहां पर आकर के ये संकरी होगी। ये आपका उत्तर का मैदान पूरा है, जहां पर गंगा जमुना घाघर गंडक कोसी ये सारी नदियां आती हैं, ठीक है। तो ये आपका मैदान है, ठीक है, ये आपका ये मैदानी इलाका जिसे हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, ठीक है। जो हमारा मैदानी भाग है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी मैदान, वो ये है। इसके बाद में जो नीचे वाला यानी ये है, ये कौन सा, ये पठारी इलाका है। अब पठारी इलाके में मिट्टी कैसी पाई जाती है, इसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको छोटा नागपुर का पठार मिलता है। इसके बारे में भी दिया गया था कि इस पठार के पूर्वी जो विस्तार है, ठीक है, इस पठार का जो पूर्वी विस्तार यानी जो ये पठार इसका जो पूर्वी विस्तार है, यहां पर बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, मैंने आपको मैप में नीचे दिखा दिया था, ठीक है। और इसके बाद में इसके पूर्व में यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये दामोदर नदी द्वारा अपवाहित यहां पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा नागपुर का पठार, ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये मालवा है, ठीक है। और यहां पर एक श्रेणी मिलती है, पर्वत श्रृंखला है, जिसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी के तीर ही पास ही बिल्कुल इधर तरफ आपको मिलती है दूसरी श्रेणी, जिसे कहा जाता है सतपुड़ा श्रेणी। और इन दोनों के बीच से एक गंगा यहां पर निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा तापी, ठीक है, तापी नदी निकलती है इधर से, ठीक है। जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के इधर से निकल के जाती है आपकी तापी, और सतपुड़ा श्रेणी के उधर से जाती है आपकी कौन सी, ये नर्मदा नदी, ठीक है। तो दो नदियां यहां पर बहती हैं। और भारत में केवल दो ही नदियां ऐसी हैं जो कि जाकर के पश्चिमी घाट में गिरती हैं, केवल दो ही नदियां ऐसी जो कि उल्टी चलती हैं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो नर्मदा नदी है और जो तापी नदी, इसके इधर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, इसके इधर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि के पठार वाला एरिया, ठीक है। तो इसे मध्य उच्च भूमि का पठार कहा जाता है, जिसे मालवा पठार भी कहा जाता है। ये मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर हो गया, ठीक है। अब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाता है जो कि डिस्कस नहीं हो पाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कवर जरूर करेंगे, ठीक है। या फिर जब इसका क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा, ठीक है, इसकी टेस्ट सीरीज जल्दी लाएंगे, उसमें कवर करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं दक्कन के पठार को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण का पठार या फिर हम कहें दक्कन का पठार, ठीक है। दक्षिण का पठार अच्छी बात है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, ठीक है। जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए पहले हम पढ़ देते हैं, ठीक है, और बाद में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे मैप में जाकर के। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। कौन सा, ये वाला, जो ये वाला एरिया, ठीक है, जो इसमें मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार आता है, उत्तर कचार पहाड़ी आता है, ठीक है। इसके बाद में जो यहीं पर आपको मिलता है गारो खासी जयंतियां, ये सभी क्या है कि छोटा नागपुर के पठार द्वारा एक वंश के द्वारा इससे अलग हो गया था, ठीक है। और पश्चिम में पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतियां हैं, जो कि दक्कन के पठार का ही एक भाग है। और दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट हैं, ठीक है। अब इसको आप इस मैप में एक बार डीपली समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ कर जाइएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, पूरा चैप्टर यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा है तो आप बिल्कुल जाएं और ऐसे ही लिख दें, ठीक है। अब समझिएगा जो जो दिया जा रहा है एक एक लाइन को, ठीक है, एक एक लाइन। कहा गया है कि दक्षिण का जो पठारी त्रिभुजाकार है, ठीक है, और नर्मदा नदी के द्वारा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये नर्मदा नदी हो गई, ठीक है, ये नर्मदा नदी है, और ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। तो ये हो गई नर्मदा नदी और छोटा नागपुर का पठार, इसके दक्षिण में स्थित, यानी कि ये वाला, ये त्रिभुजाकार जो आपको आकार मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पठार दक्षिण का पठार है, या फिर आप दक्कन का पठार कहिएगा। दक्कन का पठार फिलहाल इतना ही है, ठीक है, ये है। तो आप दक्षिण का पठार ही कहिए, दक्षिण का पठार ज्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा पठार जो इसको दक्षिण का पठार कहा जाता है, ठीक है।
ये त्रिभुजाकार है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट था कि उत्तर में इसके चौड़े आधार हैं। अगर आप उत्तर में देखोगे, ये उत्तर वाला एरिया हो गया, ये दक्षिण वाला एरिया हो गया, ठीक है। अगर आप इतने बीच में देखो तो उत्तर में अगर आप देखो तो यहां पर चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। और अगर आप दक्षिण की तरफ आओगे तो यहां पर आपको चौड़ाई कम मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि भाई भारत नीचे आता आता थोड़ा सा पतला हो गया है, ठीक है। तो नीचे साइड आपको कम चौड़ाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट यहीं पर मिलता है कि महादेव कैपुर की पहाड़ियां हो गई, मैकाल श्रृंखला हो गई, इसका पूर्वी विस्तार है। अब इसको भी देख लीजिएगा, ये महादेव की पहाड़ी है, ठीक है। और यहीं पर आपको मतलब मैकाल श्रृंखला भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहीं कहीं पर है। इसके बाद में अगला पॉइंट जो मिला था आपको वो ये था कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जो दक्षिण का पठार है फिर दक्षिण का पठार है, कहा जा रहा है कि पश्चिम यानी इधर साइड ऊंचा है, ठीक है, और पूर्व साइड जो ये ढाल वाला है। तो इसका साफ सीधा उदाहरण एक समझिएगा, जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, वो सारी देखिए, कृष्णा नदी हो गई जो कि यहां से कृष्णा और उसकी सहायक नदियां हैं, जो कि यहां से एक नदी आ रही है, एक ये आ रही और आकर के कृष्णा नदी में मिलती है और आकर के यहां पर गिरती है। दूसरी नदी एक यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है और बहकर के आके आती है और गोदावरी नदी में मिलकर के ये भी नीचे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक इधर आएगा, ये नदी है जो कि महानदी है, ठीक है, ये भी इधर ही आती है। तो जितनी भी नदियां अगर आप देखोगे इनको, तो ये सारी पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर के आ रही हैं और आने के बाद में एक ही नीचे कावेरी नदी है। सारी नदियां आकर के यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर ही ये बहकर के आती हैं। और भाई पानी का स्वभाव होता है ऊंचाई से नीचाई की ओर बहना, यानी ऊंचाई क्षेत्र से नीचे बहती है, ये बहता है पानी। पानी को आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि भाई नीचे से ऊपर की ओर बह रहा हो, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो भाई इससे इससे तो साफ ये सिद्ध होता है कि जो ये पश्चिम वाला एरिया है ये पूर्व वाले एरिया से अधिक ऊंचा है, ठीक है। इससे डायरेक्ट साबित हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट मिला था आपको कि इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार और तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वो आपका भाग ये रहा। मैंने आपको बताया था ये वाला भाग जो था पहले यहां पर जुड़ा हुआ था और जब ये हमारा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये भाग यहां से टूटकर उधर चला गया। तो यहां पर एक गड्ढे का निर्माण हुआ था, भ्रंश का निर्माण हुआ था और बाद में जब नदियां हिमालय से आई तो उन्होंने इसको भर दिया, ठीक है। और भरने के बाद में आज ये बांग्लादेश के रूप में आपके और हमारे सभी के सामने है, ठीक है। तो गारो खासी जयंतियां बिल्कुल इसी प्रकार से, इसको भी वहां पर वर्णन किया गया है कि भाई दक्षिण यहां पर किया गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं गारो खासी जयंतियां। तो आप इनका क्रम यही रखना, ऐसे याद करना, पश्चिम सबसे पश्चिम में गारो है, फिर आपको खासी मिलती है और फिर आपको जयंतियां मिलती है, ठीक है। तो इनका क्रम यही है। और यहीं पर देखिए मैप छोटा इस वजह से यहां पर दिखाया नहीं जा रहा है, अगर आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहीं पर आपको मिलता है क्या, यहीं पर आपको मिलता है मेघालय कार्बी एवलोंग पठार, ठीक है। यहीं पर आपको मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार मिलता है और यहीं पर आपको उत्तर कचार भी मिलता है, उत्तर कचार पहाड़ी भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतने बीच में काफी कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर एक वंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है, तो वो भी हमने बता दिया, ठीक है। और दक्षिण से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंती, ये भी बता दिया। और दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। ये आज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम एक अलग समझते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो आगे आइएगा, ये मैप रहा, ठीक है। पहले मैप में देख लेते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है जो कि कटा छटा हुआ है, ठीक है। ये कटा छटा हुआ है। चलिए हम सबसे पहले जो दिया गया है पश्चिमी घाट के बारे में वो एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं, यानी किताबी भाषा पहले समझ लीजिएगा, फिर हमारे द्वारा जो देसी भाषा है उसमें आप समझ लेना। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, ठीक है। यह सतत है, सतत का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा, या फिर कहें कि बिल्कुल भी कटा पटा नहीं है और बिल्कुल सतत है, यानी कि एक लाइनदार है। यानी इसमें सतत का अर्थ, असतत वो होता है जैसे कि एक ये चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका, ये असतत है। और ये बिल्कुल सतत है, यानी इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर कटी फिटी जगह नहीं है। तो ये कैसा है, पश्चिमी घाट सतत है, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर, यानी पश्चिमी तट के बिल्कुल बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, प्रूव करके दिखाया। और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई 900 से लेकर के 1600 मीटर तक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। देखो
पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है यहाँ पर, जो ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, पठार जो पाया जाता है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। ठीक है। अगर हम यहीं पर पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर के 1600 मीटर है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है तथा भाग के शिखर, इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुंडी जो कि 2695 मीटर का है, और एक मिलता है आपको डोडा बेटा जो कि है 2633 मीटर का। अब भाई, अब मैंने सारा पढ़ तो दिया है, ठीक है, नोट कर लेना आप बाद में, मैं इसे मैप में एक बार समझा भी देता हूं। ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा? हमने देखा कि पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, पश्चिमी तट पर समानांतर स्थित है। ये पश्चिमी तट आपको मिलता है। ठीक है। और पश्चिमी तट पर ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, यही पश्चिमी पूरा घाट है। ठीक है। यही क्या है? पश्चिमी घाट है। ठीक है। जिसे आप लोग पश्चिमी पठार की पठार वाली श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि कई सारे पठार हैं ये। ठीक है। ये एक पूरा पठार वाली श्रेणी है जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। दूसरी लाइन थी, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो ऊंचाई को मैंने पहले सिद्ध कर दिया है यहाँ, और दिया भी गया है कि यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो उनकी ऊंचाई औसतन 600 मीटर, और यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई औसतन 900 से लेकर के, और कितनी? 900 से लेकर के 1600 मीटर तक की है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। और क्यों होती है? तो यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठ जाने के कारण होती है। इसको आप प्रैक्टिकली समझिएगा। देखो, हमारे भारत देश में जो भी वर्षा होती है मानसूनी वर्षा होती है, और जो मानसून है कहां से आता है? यहां से अरब सागर से उठता है। अरब सागर में बादल बनते हैं, ठीक है, भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं, और फिर यहां से बहते हुए आते हैं, मतलब उड़ते हुए ऊपर से आते हैं और जाकर के पूरे भारत में वर्षा कराते हैं। लेकिन क्या होता है हमेशा, जब ये इधर से इधर आते हैं और ये ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं इनमें टकराते हैं, ठीक है, टकराने के बाद में कुछ तो ऊपर उठ के निकल जाते, जो नहीं निकल पाते वो यहीं पर बरस जाते। तो यहां पर हमेशा कैसी वर्षा? पर्वतीय वर्षा होती रहती है, क्योंकि पर्वतीय पर्वतों में टकरा करके बादल वहीं पर बरसते हैं। तो यहां पर लगातार पर्वतीय वर्षा अधिकतर होती रहती है। ठीक है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट मिला था आपको कि पश्चिमी घाट, हाँ ये तो हो गया पर्वतीय वर्षा। अब पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। तो भाई लोग स्थानीय नाम रख देते हैं, ठीक है, तो वहां पर स्थानीय नामों से उनको जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, समझिएगा। हाँ, एक चीज जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ लीजिएगा, देखिए भारत का उत्तरी भाग ये, उत्तर में आपको मिलता है हिमालय पर्वत, और दक्षिण में आपको यहां पर है दक्षिण वाला भाग ये, पूर्वी भाग ये, ठीक है, क्योंकि पूर्व में सूर्योदय होता है और यहां सूर्योदय होता है, तो ये आपका पूर्वी भाग हो गया, और ये आपका है पश्चिमी भाग। ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में एक भी। अब आते हैं यहां पर, तो कहा जा रहा है जो हमारा ये पठार है, पश्चिमी घाट जो है, ये पश्चिमी घाट, अगर आप पश्चिम से और इधर तरफ आओगे, पश्चिम से दक्षिण की ओर आओगे, या फिर हम उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप आओगे, ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ती जाती, बिल्कुल सही बात है। और दो का उदाहरण भी दिया गया है, एक आपको मिलता है, दो शिखर की उदाहरण भी दिया है, एक मिलती है आपको अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर का है, एक आपको डोडा बेटा मिलता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2666। ठीक है, समझिएगा, 2633। ठीक है, समझिएगा। अगर आप यहां से आओगे नीचे, ठीक है, तो यहां पर आपको कम ऊंचाई मिलेगी, ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो यहां पर आपको ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। और जो दो यहां पर दिए जा रहे हैं वो भी नीचे वाले एरिया में ही हैं। जी हाँ, वो नीचे वाले एरिया में ही है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो आपको डोडा बेटा मिलता है, डोडा बेटा कहां पर जानते हो? डोडा बेटा आपको कुछ कुछ यहां पर मिलता है, यहां पर, ठीक है, डोडा बेटा यहां पर है, डोडा बेटा यहां पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2633 मीटर है। और अनाईमुडी जो है वो इसके नीचे है, अनाईमुडी इसके नीचे ज्यादा दूरी पर नहीं, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है। और अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है। तो 2695 मीटर का अनाईमुडी जो है ये उससे बड़ा है, ठीक है, यानी कि डोडा बेटा से बड़ा है, यानी यहां पर जो इसकी ऊंचाई कितनी? 2633। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई भी क्वेश्चन है तो बता देना। जब हम इसका क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके सभी सवालों को ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? जो आपको ये पठार मिलता है, मतलब दक्षिण घाट है, दक्षिण घाट की औसतन ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर के 600 मीटर। यहां पर पर्वतीय वर्षा होती रहती है। ठीक है, दो चीजें। तीसरा, ये समानांतर है,
ठीक है, ये सतत है, यानी यहाँ पर जो बिल्कुल कटाफटा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी ये श्रृंखला पूरी यानी जुड़ी हुई है पूरी। ठीक है, ये जो घाट है पूरा जुड़ा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर स्थानीय नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद कर लीजिएगा। अब हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, महानदी घाटी ऊपर मिलती है और दक्षिण में आपको नीलगिरी मिलती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही ये आपको मिलता है पूर्वी घाट। ठीक है, अभी मैप में भी समझाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी कि इसका विस्तार जो है असतत है, यानी कि ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, कई सारे मतलब कई सारी जगहों पर ये कटा फटा है, मतलब टूटा हुआ है, इसको तोड़ दिया है नदियों ने। ठीक है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काटा है। पहले सतत था, लेकिन जैसे जैसे नदियां पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर चली, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नदियों ने इस घाट को काट दिया और काटने के बाद में क्या किया कि इसे असतत बना दिया, यानी कि इसमें कई सारे नदियां निकल गई, तो ये असतत हो गया, जगह जगह पर कट गया। ठीक है, और पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर। यहां पर कॉमा लगा होगा, पॉइंट रख दिया, हम एडिट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो यहां पर कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। किसकी, सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। अभी इन पहाड़ियों को भी हम आपको दर्शाएंगे, नीचे कोई दिया क्या, नहीं दिया गया। अब आइए इसको हम एक बार मैप में समझते हैं। ये आपको महानदी मिलती है, महानदी। ठीक है, ये महानदी मिलती है और ये आपको कावेरी नदी मिलती है। और इन दोनों के बीच में देखिए यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है एक दूसरे से। नीलगिरी की जो पहाड़ी है यही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक दूसरे से यहां पर मिलाती है। ठीक है, यही इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां यहां से लेकर के और महानदी तक, यहां तक ये पहले बिल्कुल सतत फैला था और ये भी बिल्कुल सतत था। ठीक है, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। ठीक है, तो जो ये सतत था, अब जब पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर नदियां आई, ठीक है, तो इन नदियों ने क्या किया, बीच में इसको काट दिया। ठीक है, बीच में कई सारे यहां पर काट दिया। ठीक है, कावेरी नदी यहां से निकल गई, यहां से कृष्णा नदी निकल गई, यहां से गोदावरी नदी निकल गई, ये, और इसके बाद बीच में और भी कई सारी नदियां निकलती रहती हैं। ठीक है, सभी को यहां पर वर्णन नहीं किया गया, छोटी छोटी होती जिनके आमतौर पर स्थानीय नाम होते हैं, तो उनको भी यहां से निकल गया। तो ये असतत हो गया, यानी सतत नहीं रहा, बीच बीच में कट गया। ठीक है, नदियों के निकलने की वजह से। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कहा गया था कि जितनी भी नदियां निकलती हैं सब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और यहां पर जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी है। अब भाई महेंद्रगिरी पर्वत है कहां आखिरकार, जानते हो, ये महेंद्रगिरी पर्वत यहां पर है। ठीक है, यहां पर है, या फिर एक मिनट देखते हैं, यहां पर कहीं ये दिया गया, ये ठीक है, ये दिया गया है। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो कहां पर है, ये है। ठीक है, यहां पर इसको यहां पर दिखाया गया, ये महेंद्रगिरी पर्वत है जो कि इसका सबसे ऊंचा पर्वत दिखाया जा रहा है। ये यहां पर इसकी ऊंचाई जो दी जा रही है 1501 दी जा रही है, जबकि एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो केवल 1500 मीटर ही ऊंचाई इसकी है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगले पॉइंट जो मिलता है, दो चीजें और दिखाई गई थी, इसमें दिया गया था एक जावेड़, ठीक है, यानी एक जावेडी और एक सेवराय, इन दोनों की पहाड़ियों के बारे में भी दिया गया था। क्या दिया गया था, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां भी स्थित है। अब ये पहाड़ियां कहां पर है, तो एक पहाड़ी आपको यहां पर मिलती है। ठीक है, एक पहाड़ी यहां पर मिलती है जो कि पहाड़ी है जावेडी की यहां पर है। इसके बाद में एक मिलती है सेवराय की पहाड़ी, वो यहां पर मिलती है आपको। ठीक है, सेवराय की पहाड़ी यहां पर है और जावेडी की पहाड़ी यहां पर है। ठीक है, तो दो पहाड़ियां भी यहां पर मिलती हैं। तीसरा यहां पर ही मिलता है महेंद्रगिरी का, यहां पर एक आपको पर्वत भी देखने को मिलता है, महेंद्रगिरी पर्वत देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, तो ये था आपका पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, बेखटक पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाली जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें जरूर कवर करेंगे। ठीक है, इसके लास्ट में मिलता है आपको दक्कन ट्रैप। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको मिला लेते हैं यहां से। हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, हमने मध्य उच्च भूमि को पढ़ लिया। मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार समझा, बुंदेलखंड का पठार समझा, बघेलखंड का पठार समझा और छोटा नागपुर का पठार समझा। ठीक है, दक्कन का पठार में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेघालय कार्बी एग्लोंग पढ़ लिया जो कि यहां पर है। ठीक है, उत्तर कचार पहाड़ी को पढ़ लिया जो कि कहां पर, यहीं पर है। गारो खासी जयंतिया वो भी यहीं पर है, इसको पढ़ लिया। पूर्वी घाट को समझ लिया, पश्चिमी घाट को समझ लिया। इसका लास्ट टॉपिक रह गया जो कि दक्कन ट्रैप, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। अब दक्कन ट्रैप को हम समझेंगे यहां पर। ठीक है, इसके लिए हमने एक अलग मैप भी रखा है ताकि आपको दक्कन ट्रैप अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब अगर आप दक्कन ट्रैप को देखो तो इस मैप में जो ये ब्लैक वाला ब्लैकआउट दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या गया है, ये दक्कन ट्रैप है।
दक्कन ट्रैप ये पूरा भाग। अब दक्कन ट्रैप में कितना एरिया आता है, तो दक्कन ट्रैप में अगर आप देखोगे तो दक्कन ट्रैप में आपको राजस्थान वाला एरिया मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा जो है मालवा वाला क्षेत्र वो इसी में आता है, गुजरात आता है इसी में, ठीक है, और नर्मदा नदी जो है वो भी इसी से आती है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों की जीवन रेखा भी कही जाती है, ठीक है, इन दोनों की जीवन रेखा क्या है, नर्मदा नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दिया जा रहा है पहले इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक है, ताकि किताबी ज्ञान भी आपको मिलता रहे, फिर आपको फ्री का ज्ञान देंगे जो कि इसके बारे में हमारा देसी एक्सप्लेनेशन होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, इसीलिए काला रखा है हमने इसे, ठीक है, इसीलिए हमने काला वाला मैप लाया ताकि आप यहां पर कंफ्यूज ना हो। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे सैल आग्नेय, इसके सैल आग्नेय हैं, ठीक है, अभी इसे भी समझाएंगे। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो हमने आपको भी मैप में दिखाई थी कहां पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। कैसी बहुत अधिक अपर्दित, यानी कि इसमें बहुत अधिक अपर्दन हुआ है और टूटी फूटी हैं, इसलिए ये खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। अब समझिएगा, ये आपको मैप मिलता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो आपका ये दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन ट्रैप जो है ये कैसे बना है। सबसे पहले इसके बनने की हम पूरा का पूरा इतिहास समझते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी एक विशेषता यह है कि यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया दक्कन ट्रैप। और जो काली मिट्टी बनी है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसी वजह से इसे यहाँ पर जो सैल है, ठीक है, आग्नेय है, ठीक है। और वास्तव में इन सैलों का समय के साथ में अपर्दन हुआ, जिससे कि ये काली मृदा यहां पर बनी थी, ठीक है। तो हमने भाई पढ़ा, अभी आपको बताया था कि ये 0 डिग्री की लाइन है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और जब भारत यहां से ऊपर आ रहा था बहता हुआ, ठीक है, हर साल 16 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर की गति करता था, और यहां तक आया तो बहुत सारे ज्वालामुखी फूटे, ठीक है। और जो ज्वालामुखी फूटे तो ज्वालामुखी में 2 प्रकार का लावा निकलता है, एक अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा, ठीक है। तो जो आपका ये दक्कन ट्रैप वाला एरिया, यहां पर अम्लीय लावा निकला था, जिसे आप बेसाल्टिक लावा या बेसिक लावा आप कह सकते हैं, ठीक है। जब लावा निकला तो लावे की प्रकृति होती क्या, जब निकलेगा तो धीरे धीरे जमने लगेगा, ठीक है। लावा जमने के बाद में क्या हुआ, एक चट्टान का रूप उसने ले लिया, ठीक है। अब जो चट्टानें थी कैसी थी, आग्नेय चट्टानें थी, क्योंकि लावा से बनी थी, ठीक है, तो इनको आग्नेय चट्टानें कहा गया। अब आग्नेय चट्टानों का धीरे धीरे अपर्दन हुआ, रूपांतरण हुआ, ठीक है। अपर्दन होने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, ये काली मिट्टी में परिवर्तित हो गई, ठीक। जो आपकी आग्नेय चट्टानें थी इनका अपर्दन हुआ और ये काली मिट्टी में परिवर्तित हो गई, और इस काली मिट्टी की वजह से इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, इसमें इसका नाम रखा गया दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ऐसे इसका निर्माण हुआ, जिसको जो यहां पर काली मिट्टी आई है, ठीक है। तो यहां पर आपको कितने पॉइंट समझ गए में आ गए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है कि यहां पर काली मिट्टी पाई, जिसकी वजह से इसका नाम दक्कन ट्रैप रखा गया। तो काली मिट्टी क्यों पाई जाती, कहां से, समझ गए। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए इसे सैल, इसकी जो सैल है वो आग्नेय है। तो आग्नेय सैलें ही का ही निर्माण होता है। जब भी ज्वालामुखी से किसी सैल का निर्माण होता है तो वहां पर आग्नेय सैलों का निर्माण होता है, फिर पठार बनता है, फिर उसका अपर्दन होता है, ठीक है। और इसका अपर्दन हुआ जिससे कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसके बाद में ये 2 पॉइंट समझिएगा। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। जो अरावली की पहाड़ियां कहां पर हैं, यहां पर हैं, ठीक है, ये यहां पर है, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियां ही इसका एक बॉर्डर निर्धारित करती हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये पश्चिमी हो गया और ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर यहां पर ऐसे, ठीक है, अरावली की पहाड़ियां ये स्थित है। पूरे में नहीं है, मतलब इतना गलत मत समझ लेना। ऐसे आप कह सकते हैं कि यहां पर ये ऐसे, 1 मिनट, ये ऐसे स्थित है, ठीक है, ऐसे स्थित है, आप ये ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है। जब इस देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब भारत जो है नीचे से मकर रेखा की तरफ से, यानी कि उस प्लेट से अलग होकर के भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बहकर के आ रही थी, तो 71 मिलियन साल का समय लगा। और भाई देखो, अगर आज आप एक बिस्कुट का पैकेट लेकर के आओ और उसे खोल दो, रख दो, तो धीरे धीरे उसमें सीलन आएगी, और 1 महीना तब लेगा जब उसमें फफूंद आ जाएगी। भाई यहाँ पर तो 71 मिलियन साल लगे। 71 मिलियन साल में इसका अपर्दन
होना तो तय ही था, ठीक है। इसका रूपांतरण हुआ, अपर्दन हुआ और खंडित पहाड़ियों के रूप में ये आज हमारे सामने गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, ठीक है। ये दिल्ली वाला एरिया है और धीरे धीरे ये फैली हुई है, आप देख रहे हैं यहां तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फैली हुई है, उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है। तो ये जो पार्ट था आपका, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारवाल, आई थिंक कि पूरा समझ में आया होगा। हमने दक्कन ट्रैप को भी समझ लिया और दक्कन ट्रैप से पहले हमने पूर्वी घाट को समझा, ठीक है। पूर्वी घाट से पहले हमने पश्चिमी घाट को समझा और पश्चिमी घाट से पहले हमने दक्कन का पठार समझा और दक्कन का पठार में आपका जो आया हमने सब बताया, ठीक है। इसके बाद में इससे पहले हमने मध्य उच्च भूमि को समझा, ठीक है। दक्कन पठार और मध्य उच्च भूमि, इन दोनों में जो पार्ट निकल के आते हैं, जो पठार है, उनको हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। और इस मैप के अंदर हमने देखा कि कौन सा पठार कहाँ पर है, ठीक है। आप इनको एक बार अपने कॉपी में बनाकर देखा होगा अगर आपने, तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बेसिक नॉलेज यहां पर ली थी, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, देखिए मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है, लाइक जरूर करना। और जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको कई सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमने अवेलेबल करा के रखे हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमको वहां पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, वहां पर हमने चैट की सुविधा भी उपलब्ध करा के रखी है। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करने, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, कितनी बार कहना पड़ेगा, अब तो कर लो ना। अब टेस्ट सीरीज भी आ रही है बिल्कुल फ्री में, एनसीईआरटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। इतना तो प्लस कोर्स में आपको नहीं मिलता जितना हम फ्री में आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, पार्ट 5 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।